हेलो क्लास, वेलकम टू कॉमन स्टडी यूट्यूब चैनल विद अमित। आज हम स्टडी करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच में से आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और 6 मार्क्स में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन बनता है कि मांग का नियम तथा मांग की मूल्य लोच में डिफरेंस क्या है, इसमें अंतर क्या है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में डिफरेंस क्या है। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर कीमत और मांग का ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव रिलेशन होता है, अगर कीमत बढ़ती है तो मांग घटती है, कीमत घटती है तो मांग बढ़ती है। लेकिन ये सभी वस्तुओं की मांग पर लागू नहीं होता। मांग का नियम जो है वो हर वस्तुओं पर लागू नहीं हो पाता है, ये केवल ज़रूरत की वस्तुओं पर ही लागू हो पाता है। अब जो आरामदायक या फिर ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के जीवन को अच्छा करती है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं जो विलासितापूर्ण वस्तु होती है। विलासितापूर्ण वस्तु कौन सी होती है? लाइक जो जैसे कार, ठीक है, टीवी, फ्रिज, ये सब चीज़ें। तो इनका क्या है, इनका प्राइस बढ़ने पर इनकी मांग घटती नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ज़रूरत की वस्तु होती है, अगर उनका प्राइस बढ़ जाता है तो उनकी मांग घट जाती है, ठीक है। उसी तरीके से जो मांग की लोच क्या होती है कि मांग की लोच वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय तथा संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन के मात्रात्मक संबंध को प्रकट करता है। तो मांग की लोच क्या होती है? ये वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से जो मांग में जितना परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन को जो शो कर रहा है उसे कहते हैं मांग की लोच, ठीक है। मांग में होने वाले मात्रात्मक परिवर्तन को प्रकट करता है मांग की लोच। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, इकाई वाली मांग की लोच का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि मांग की लोच कब इकाई होती है। आंसर है कि यदि एक वस्तु की कीमत में प्रतिशत अथवा अनुपातिक परिवर्तन तथा मांग में प्रतिशत अथवा अनुपातिक परिवर्तन एक समान होते हैं तो इसे इकाई वाली लोच मांग कहा जाएगा। मतलब अगर कीमत और मांग दोनों में बराबर का परिवर्तन होता है तो उसे इकाई वाली लोच कहा जाएगा, ठीक है। इसका डायग्राम आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका एग्जांपल भी जो एक एग्जांपल आता है इकाई लोच का, कि उदाहरण के तौर पर कि कीमत में 10% की अगर कमी आती है तो मांग में भी 10% की ही कमी होगी, और अगर 10% की बढ़ोतरी होती है तो मांग में भी 10% की बढ़ोतरी हो जाएगी, ठीक है। जितनी कीमत में परिवर्तन उतना ही मांग में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अधिक लोच वाली मांग क्या होती है। यानी अधिक लोचशील मांग उस समय होती है जिसमें कीमत परिवर्तन की तुलना मांग में अधिक अनुपात से परिवर्तन होता है। जब कीमत के परिवर्तन की तुलना में मांग में ज़्यादा परिवर्तन आता है तो उसे अधिक लोच वाली मांग कहा जाएगा, जिससे मांग की मूल्य लोच का जो गुणांक है इकाई से अधिक हो जाएगा, ठीक है। इसको आपके डायग्राम पर ये स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा है, आप इसको देख सकते हैं। इसे कहते हैं अधिक लोच वाली मांग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो बनता है कम लोच वाली मांग क्या होती है। कम लोच वाली मांग क्या होती है? आंसर है कम लोचशील मांग उस समय होती है जब दी गई कीमत के प्रतिशत परिवर्तन की तुलना मांग में अनुपातिक परिवर्तन कम होता है। मतलब अगर कीमत में जितना परिवर्तन हो रहा है मांग में उससे कम परिवर्तन आता है तो उसे वह कम लोच वाली मांग कहलाएगी, ठीक है। जैसे कीमत में अगर कमी 40% की होती है तो मांग में जो वृद्धि हो रही है वो 20% की होती है। तो इस दशा में मांग
कम लोचशील होगी, जैसा कि आपको स्क्रीन पर डायग्राम शो हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें बनता है वो है मांग की मूल्य लोच को निर्धारित करने वाले दो तत्वों के बारे में बताइए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि वस्तु के प्रयोगों की संख्या, नंबर, यूजर्स, जो यूजर्स ऑफ नंबर है किसी भी वस्तु के वो, और दूसरा इसमें आ जाएगा कि वस्तु के प्रयोग का स्थगन, मतलब किसी वस्तु का यूज़ ही करना बंद कर देना। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है मांग की मूल्य लोच का अनुपातिक विधि का जो सूत्र है वो बताइए। ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ये भी आपके स्क्रीन पे आपके सामने शो हो रहा है। और ये क्या है, मांग का जो अनुपातिक परिवर्तन का जो फॉर्मूला है वो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। क्या है, मांगी जाने वाली मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, और ये था शॉर्ट फॉर्म का फॉर्मूला। इसके बाद आपको नीचे इसमें डिटेल भी दिख रही है, डिटेल आपको दी जा रही है कि कैसे ये फॉर्मूला कैसे बना। सबसे पहले मांग की मात्रा में परिवर्तन कितना हुआ उसे चेंज इन क्यू के नाम से शो किया जाता है, अपॉन में वास्तविक मांग को क्यू के नाम से शो किया जाता है, मल्टीप्लाई में 100 किया जाता है, फिर अपॉन में कीमत में परिवर्तन, अपॉन में वास्तविक कीमत। कीमत में परिवर्तन को चेंज इन पी और वास्तविक कीमत को पी कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से फॉर्मूला बनता है। और नीचे इसको मैथमेटिक्स आपको मैथमेटिक्स तरीके से शो किया जा रहा है, जैसे चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू डिवाइड बाय में चेंज इन पी अपॉन में पी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन में क्यू मल्टीप्लाई में पी अपॉन में चेंज इन पी इज इक्वल टू चेंज इन क्यू अपॉन में चेंज इन पी मल्टीप्लाई में पी अपॉन क्यू। ठीक है, ये है आपका फॉर्मूला, इसका सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि एक वस्तु की कीमत में कमी होने से उसका कुल व्यय बढ़ जाता है, क्या ऐसी वस्तु की मांग लोचदार होगी या बेलोचदार होगी? तो क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी वस्तु की कीमत में अगर हम कमी करते हैं तो उसकी कीमत में कमी करने से उस पर किया जाने वाला जो खर्च है, कुल खर्च क्या बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ जाता है तो ऐसी वस्तु की जो मांग है वो लोचदार कहलाएगी या फिर बेलोचदार कहलाएगी? तो इसका आंसर होगा कि ऐसी वस्तु की मांग लोचदार होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बनता है कि एक वस्तु की मांग की लोच इकाई है, यदि इसकी कीमत कम हो जाए तो कुल व्यय क्या होगा? अगर एक वस्तु की जो मांग की लोच है अगर इकाई है और उसकी कीमत कम हो जाती है तो कुल व्यय क्या होगा? तो यदि आंसर है कि यदि मांग किसी वस्तु की मांग लोच इकाई है तो कीमत कम होने पर भी कुल व्यय पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, केवल वस्तु की मांग बढ़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है? पूर्णतया बेलोचदार आंसर है जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन से मांग में बिल्कुल परिवर्तन नहीं होता तो उसे पूर्ण लोचहीन या फिर पूर्णतः बेलोचदार मांग कहा जाता है। मांग की मूल्य लोच इस दशा में शून्य होती है तथा मांग वक्र सीधी रेखा में y अक्ष के समानांतर होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यहाँ पर डी मांग वक्र पूर्ण लोचहीन यानी कि बेलोचदार मांग वक्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आपका बनता है कि पूर्णतया लोचशील या पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है? इसलिए क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि पूर्णतया लोचदार मांग वक्र क्या होता है? जब दी हुई कीमत पर मांगी जाने वाली मात्रा में किसी भी स्तर तक परिवर्तन हो सकता है तो उसे पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाएगा। ठीक है, अब इसका डायग्राम भी आपको स्क्रीन में शो हो रहा है।
कीमत में अगर इसमें मतलब क्या एग्जांपल जिसके लिए ले सकते हैं कि अगर कीमत में थोड़ा सा भी अगर कमी होती है तो मांग में असीमित वृद्धि होगी, यानी अनलिमिटेड इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा डिमांड का। मतलब कीमत में अगर थोड़ी सी भी कमी होती है तो मांग में असीमित वृद्धि हो जाएगी, तथा कीमत में थोड़ी सी भी वृद्धि होगी तो मांग एकदम शून्य हो सकती है। ठीक है, इस दशा में जो मांग वक्र है समतल रेखा में अक्ष के समानांतर होती है, जैसा कि आपको डायग्राम में शो हो रहा है। ठीक है, ऐसा मांग वक्र इसलिए होता है क्योंकि एक ही कीमत पर असीमित मात्रा की मांग की जाती है। तो अब इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, वो कौन कौन से है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मांग की कीमत लोच को परिभाषित कीजिए और इसके आकार को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मांग की लोच को पहले डेफिनेशन डिफाइन करना है, उसको परिभाषित करना है, उसके बाद आपने इसके निर्धारित तत्वों का वर्णन करना है। तो स्टार्ट करते हैं कि मांग की मूल्य लोच कीमत परिवर्तन से मांग में होने वाले परिवर्तन की अनुपात को मापती है, और इसे सूत्र रूप में आपने फिर दिखाना है। ईडी इज इक्वल टू मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन अपॉन में कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, अब हम इसके निर्धारित तत्वों के बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है कि देखो मैं 7 तत्व बताऊंगा, 7 में से कोई भी आपने 5 को प्रेफर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वस्तु की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ कमोडिटी। तो मांग की मूल्य लोच वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है, और जो वस्तु की प्रकृति है वो 3 तरीके की होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आवश्यक वस्तुएं जिसे नेसेसरी गुड्स कहा जाता है। सेकंड है आरामदायक वस्तुएं जिसे कंफर्ट गुड्स कहा जाता है। तीसरा है विलासितापूर्ण वस्तुएं जिसे लग्जरियस गुड्स कहा जाता है। ठीक है, तो अब इनके बारे में डिटेल में हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आवश्यक वस्तुएं यानी कि नेसेसिटीज। तो आवश्यक वस्तुएं जैसे कि नमक, समाचार पत्र, अनाज, बिजली आदि की जो मांग तुलनात्मक कम लोचशील होती है, जो इन सब की मांग है लोचशील कम होती है, इन वस्तुओं के प्रयोग के बिना मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए इनकी कीमत में परिवर्तन होने से इनकी मांग स्थिर रहती है। याद रखना कि जो नेसेसरीज गुड होते हैं, आवश्यक वस्तुएं होती है, इनकी जो मांग है वो स्थिर रहती है, इनमें इतना परिवर्तन नहीं आता। कीमत में परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता या फिर बहुत कम होता है, और ज़्यादातर ये स्थिर ही रहती है। नेक्स्ट था आरामदायक वस्तुएं जिसे कंफर्ट गुड्स। तो आरामदायक वस्तुएं जैसे दूध, बिजली का पंखा, साइकिल आदि की जो मांग है वो कीमत के परिवर्तन की अनुपात के बराबर ही बढ़ती है। तो कीमत जितनी बढ़ती है उतना ही इसमें मांग बढ़ती है, और कीमत जितनी बढ़ती है, जैसे कीमत अगर 10 बढ़ेगी तो मांग 10 कम हो जाएगी, और कीमत 10 रुपये अगर कम होती है तो मांग उतनी ही बढ़ती है। मतलब कीमत में जितना परिवर्तन उतने ही अनुपात में मांग में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसीलिए इन वस्तुओं की मांग की मूल्य लोच लगभग इकाई के बराबर होती है, जिसे E इज इक्वल टू 1 कहा जाता है। ठीक है, आगे है विलासितापूर्ण वस्तुएं यानी कि लग्जरियस गुड्स। सो लग्जरियस गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कंप्यूटर, कार आदि। ठीक है, इसमें कीमत में अगर थोड़ा सा भी परिवर्तन आए तो उससे भी मांग में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। इसीलिए विलासितापूर्ण वस्तुएं यानी कि लग्जरियस गुड्स वस्तुओं की जो मांग है अधिक लोचशील होती है। अब तो ये तो हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ गुड, वस्तु की प्रकृति के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रतिस्थापन वस्तु यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो जब वस्तु के बहुत से सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापन पाए जाते हैं तो उसकी मांग अधिक लोचशील होती है। उदाहरण के तौर पर एमआरएफ टायर के जो प्रतिस्थापन या एमआरएफ टायर के जो सब्स्टिट्यूट है, जेके टायर, अपोलो टायर आदि। तो अगर किसी एक का प्राइस बढ़ता है तो हम कोई दूसरी कंपनी का टायर खरीद सकते हैं। इसीलिए यदि एमआरएफ टायर की कीमत बढ़ती है तो इसकी मांग भी तेज़ी से कम होगी, क्योंकि लोग इसके सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन खरीदना शुरू कर देंगे। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु के सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन नहीं है, जैसे सिगरेट, अखबार,
दिया सिलाई आदि, तो इसकी मांग की लोच कम या लोचहीन होगी या बेलोचदार होगी। नेक्स्ट आ जाता है वस्तु के प्रयोगों की संख्या यानी कि नंबर ऑफ यूजेस ऑफ अ कमोडिटी। तो जब एक वस्तु को कई प्रयोगों में डाला जा सकता है तो इसकी मांग अधिक लोचशील होगी, अर्थात जब इसकी कीमत कम होगी तो इसे कम महत्वपूर्ण प्रयोगों में भी लिया जा सकता है और इसकी मांग ज़्यादा होगी, मांग इसकी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। उदाहरण के तौर पर बिजली, कोयले, उदाहरण के तौर पर जो बिजली है, बिजली, कोयले आदि की कई प्रयोगों में यूज़ किया जा सकता है, इनकी मांग अधिक लोचशील होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वस्तु के प्रयोग का स्थान यानी कि वस्तु के प्रयोग का स्थगन मतलब पोस्टपोन ऑफ यूज़, मतलब कि वस्तु का यूज़ ही बंद कर देना। तो यदि किसी वस्तु के प्रयोग को थोड़े समय के लिए स्थगित किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, तो उसकी मांग अधिक लोचशील होगी। दूसरी ओर यदि किसी वस्तु का प्रयोग स्थगित बंद नहीं किया जा सकता तो उसकी मांग कम लोचशील होगी। उदाहरण के तौर पर कलाई घड़ी मतलब हाथ में पहनने वाली जो घड़ी है उसका प्रयोग को स्थगित किया जा सकता है, इसीलिए इसकी मांग तुलनात्मक लोचशील होगी। पर दवाई के प्रयोग को आसानी से स्थगित बंद नहीं किया जा सकता, अतः इसकी जो मांग है वो कम लोचशील होगी। अब मैं नेक्स्ट आपको पांचवा पॉइंट बता रहा हूँ, वो है खर्च की जाने वाली आय का अनुपात यानी कि प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट, कि आप उस वस्तु पर अपनी आय का कितना भाग खर्च करने वाले हो। जब वस्तु पर उपभोक्ता के बजट का बहुत कम अनुपात में खर्च किया जाता है, यानी कि जब वस्तु पर उपभोक्ता के बजट का बहुत कम अनुपात में खर्च किया जाता है, जिस तरह नमक, अखबार आदि, तो इन वस्तुओं की मांग कम लोचशील होगी। दूसरी ओर जिन वस्तुओं पर आय का बहुत बड़ा भाग खर्च किया जाता है तो उनकी मांग तुलनात्मक अधिक लोचशील होगी। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो तुम्हारा नेक्स्ट पॉइंट बनता है 6, वो है आदतें तथा फैशन यानी कि हैबिट्स और फैशन। जब उपभोक्ता एक बार विशेष वस्तु के उपभोग के लिए आदत बना लेता है, आदत डाल लेते हैं, तो वह निश्चित मात्रा तक कीमत परिवर्तन की ओर ध्यान नहीं देते। जिस तरह तंबाकू, शराब आदि, इन वस्तुओं की मांग बहुत कम लोचशील होगी। इसी प्रकार जिन वस्तुओं का फैशन प्रचलित हो जाता है वह भी कम लोचशील ही होगी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट है इसका 7वां, वो है आय का स्तर यानी कि लेवल ऑफ इनकम। आम तौर पर जिन लोगों की आय बहुत अधिक या बहुत कम होती है तो उनके द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं की मांग का मूल्य लोच तुलनात्मक कम होता है, उसमें मूल्य लोच कम होती है, क्योंकि कीमत परिवर्तन भी उनकी मांग में परिवर्तन नहीं लाता। कीमत में परिवर्तन मांग में परिवर्तन नहीं लाता। जिनकी आय या तो बहुत अधिक होती है या जिनकी आय बहुत कम होती है। क्वेश्चन स्टडी करते हैं कि मांग की मूल्य लोच को कुल व्यय विधि द्वारा कैसे मापा जाता है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है? कुल व्यय विधि का अर्थ कीमत परिवर्तन से कुल व्यय में होने वाला परिवर्तन के आधार पर मूल्य लोच को मापना है। ठीक है। यदि कीमत में कमी से कुल व्यय बढ़ता है तो मूल्य लोच इकाई से अधिक होगी, और अगर कीमत में जो कमी होती है अगर उसके कारण कुल व्यय स्थिर रहता है तो मूल्य लोच इकाई के बराबर होगा, तथा कुल व्यय के कम होने से मूल्य लोच इकाई से कम होगी। जैसा कि आपको टेबल और डायग्राम के ज़रिए स्क्रीन पर शो हो रहा है। अगर आप टेबल में देखोगे तो फर्स्ट कॉलम है कीमत का, प्राइस यानी, सेकंड है मांग का, थर्ड है कुल व्यय।
जब कीमत 16 रुपये है तो मांग 3 रुपये किलो हो रखी है, और जब कीमत 14 रुपये हो रखी है तो मांग 4 रुपये किलो। तो जैसे जैसे कीमत घटती जा रही है वैसे वैसे मांग में चेंज आ रहा है, वैसे वैसे मांग में परिवर्तन आ रहा है, बढ़ती जा रही है। और कुल व्यय अगर देखा जाए स्टार्टिंग के जब 16 रुपये किलो है तो उस पर किए जाने वाला कुल खर्च 48 रुपये है, और जब 14 रुपये है तो कुल उस पर किया जाने वाला कुल खर्च 56 रुपये है। ठीक है, अब इन दो स्टार्टिंग के 2 स्टेप पर आप ये देखोगे कि जो आपकी मांग की लोच है वो इकाई से अधिक है। फिर सेकंड के 2 स्टेप में आपको दिख रहा है कि जो मांग की लोच है वो इकाई के बराबर हो गई है क्योंकि सेम आ रहा है खर्चा। और लास्ट के जो स्टेप है 2, उसमें आप देख रहे हो कि जो मांग की लोच है वो इकाई से कम हो चुकी है। ठीक है, जैसा आपको स्क्रीन पर इसमें डायग्राम भी शो हो रहा है, ये है कुल व्यय विधि टोटल एक्सपेंडिचर का डायग्राम।